नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एन ऑनलाइन स्टडी पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का पेपर फर्स्ट जीके का पूरा सिलेबस। ये हमारी रेगुलर क्लासेस होती है जो आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से अवेलेबल होती है। दोस्तों, आज राजस्थान भूगोल की 6ठी क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि आज हमारी क्लास होने वाली है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियाँ। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा क्लास को दोस्तों में शेयर कर दें ताकि यह क्लास उन सभी तक पहुंच पाए। दोस्तों, हमारा टारगेट यही है कि हम इस आरपीएस सेकंड ग्रेड 2022 में अधिक से अधिक बच्चों को ये हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध करवा पाए तथा जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो बच्चे भी ये पढ़कर सिलेक्शन सुनिश्चित करें। दोस्तों, आज की अपनी क्लास को जो कि होने वाली है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। दोस्तों, लेकिन उससे पहले जब हम नदियों की बात करें उससे पहले कुछ पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर करवा दूं। राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। यानी राजस्थान के वह 2 जिले जिनमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो कौन से हैं? बीकानेर तथा चूरू। दोस्तों, बीकानेर और चूरू में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। राजस्थान की 12मासी या सदाबहारी नदी, यानी कि राजस्थान की जो 12मासी नदी यानी 12 महीनों नदियां चलती रहती है, या जो सदाबहारी नदी है वो कौन कौन सी है? दोस्तों, वो हमारी एक है चंबल, दूसरी है माही। राजस्थान की नदियों को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। यानी कि राजस्थान में जो हमारी नदियां हैं उनको हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तथा तीसरा है जो आंतरिक अफवाह वाली नदियां, यानी कि आंतरिक अफवाह अंदर जमीन की सतह के नीचे बहती है। तो आज हम अपनी पहली क्लास में कौन सा लेंगे? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और तीसरी क्लास होगी नदियों के बारे में, आंतरिक अफवाह वाली नदियां। तो ऐसे करके ये हमारी तीनों क्लास होएगी। शुरू करते हैं हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से। तो इसमें जो पहली नदी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो है हमारी चंबल की नदी। चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है वो है चर्मणवती नदी। चंबल नदी को चर्मणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह 12मासी नदी है, यानी कि यह 12 महीनों शुरू रहती है। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 966 किलोमीटर है। मतलब राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमारी कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी। तथा इसकी जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? तो 966 किलोमीटर। राजस्थान को सर्वाधिक सतही जल प्रदान करने वाली नदी भी चंबल ही है। यानी राजस्थान को सबसे अधिक सतही जल कौन सी नदी उपलब्ध करवाती है? तो चंबल नदी करवाती है। चंबल नदी पर ही चंबल गार्डन कोटा में निर्मित है। यानी कि चंबल गार्डन कहाँ निर्मित है? कोटा में। तथा यह कौन सी नदी पर है? तो चंबल गार्डन चंबल नदी पर निर्मित है। चंबल नदी पर कोटा में चंबल नदी पर कोटा में NH27 यानी कि नेशनल 27 पर हैंगिंग ब्रिज यानी कि लटकता हुआ ब्रिज या पुल का निर्माण किया गया है। यानी कि लटकता हुआ पुल या हैंगिंग ब्रिज के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये NH27 यानी कि नेशनल हाईवे 27 कोटा में चंबल नदी पर ही किया गया है। नेशनल हाईवे 27 यानी कि NH27 सिरोही जिले में पिंडवाड़ा से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद तक विस्तृत है। यह राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। जो हमारा नेशनल हाईवे 27 है वो राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें है सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा तथा बारा। दोस्तों, ये हमारे 7 जिले हैं जहां से नेशनल हाईवे 27 गुजरता है। दोस्तों,
राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी जो है वो भी चंबल ही है। यानी सबसे लंबी सीमा बनाने वाली कौन सी है, जो है वो चंबल, जो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों से एमपी के साथ सीमा बनाती है। जो सीमा है, सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 252 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान की जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है जो नदी, वो है चंबल, तथा ये 252 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। चंबल का उद्गम कहां से होता है वो देख लेते हैं। चंबल का जो उद्गम है वो होता है मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जनापा पहाड़ी से निकलकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है तथा बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप मुद्रागंज नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। यानी कि चंबल कहां से निकलती है, तो चंबल निकलती है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जनापा पहाड़ियों से। विंध्याचल पर्वत की जनापा पहाड़ियों से निकलकर यह बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश के समीप एक जगह है इटावा, उत्तर प्रदेश में एक जगह इटावा है जिसके समीप मुद्रागंज नामक स्थान पर किससे मिल जाती है, यमुना नदी से। यमुना नदी अपने उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है दोस्तों। चंबल नदी क्रम राजस्थान का सबसे बड़ा नदी क्रम है जो अपवाह क्षेत्र के आधार पर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 20.90% भाग पर विस्तृत है। चंबल नदी पर निर्मित परियोजनाएं, यानी चंबल पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यानी कि जो चंबल घाटी परियोजना है वो राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की दोनों की संयुक्त परियोजना है और दोनों का इसमें 50-50% पार्टनरशिप है। इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर उद्गम से मुहाने की ओर क्रमशः निम्न बांध बनाए गए हैं। यानी कि इस परियोजना, जो चंबल घाटी परियोजना है, इसके अंतर्गत देखते हैं चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो है गांधी सागर बांध। यह मध्य प्रदेश में है तथा चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है, गांधी सागर बांध। इससे केवल जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। यानी कि जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ उपस्थित है, तो वो मध्य प्रदेश में उपस्थित है चंबल नदी पर, तथा इससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। दूसरा जो है वो है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है जो चित्तौड़गढ़ में रावत बाटा के समीप स्थित है। यानी कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जो है चंबल नदी पर वो कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध, तथा जो चित्तौड़गढ़ में रावत बाटा के समीप स्थित है। इसके द्वारा भी केवल विद्युत उत्पादन किया जाता है। यानी कि जो पहला हमारा गांधी सागर बांध है तथा राणा प्रताप सागर बांध है, इनसे क्या किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। तीसरा है हमारा जवाहर सागर बांध, कोटा बूंदी की सीमा पर निर्मित है यह, तथा इससे भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। चौथा बांध है कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध जो है चंबल नदी पर कोटा में निर्मित यह बांध एक सिंचाई बांध है जिससे 2 नहरें निकाली गई है। तो कोटा बैराज अपने कहां पर स्थित है, तो ये कोटा में स्थित है चंबल नदी पर, तथा इससे सिंचाई की जाती है एवं इससे 2 नहरें और निकाली गई है। एक बाई मुख्य नहर है तथा दाई मुख्य नहर है। जो हमारी बाई मुख्य नहर है उससे कोटा व बूंदी जिलों में सिंचाई की जाती है, तथा जो दाई मुख्य नहर है इससे कोटा, बारा, मध्य प्रदेश में सिंचाई की जाती है। अगली जो हमारी नहर परियोजना है वो है पीपलदा लिफ्ट नहर परियोजना। राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित इस परियोजना के द्वारा सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई की जाती है। तो सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई कौन सी नहर परियोजना के तहत की जाती है, तो पीपलदा लिफ्ट नहर परियोजना के तहत। अगला है हमारा इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट परियोजना। राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित इस परियोजना द्वारा सवाई माधोपुर, करौली व भरतपुर जिलों में सिंचाई की जाती है।
ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना वाला, तो इसको ध्यान में रखें दोस्तों। अगला हमारा हो जाएगा राहु घाट जल विद्युत परियोजना। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों 50-50% की संयुक्त परियोजना है। यानी कि राहु घाट जल विद्युत जो परियोजना है वो भी एक संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच दोनों का 50-50% इसमें कंट्रीब्यूशन है या पार्टनरशिप है। इस परियोजना के अंतर्गत एक बांध राजस्थान के करौली जिले में तथा 3 बांध मध्य प्रदेश में बनाए जाने प्रस्तावित है। यानी ये अभी तक प्रस्तावित है, जो 3 तो मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे यूं, और एक अपना राजस्थान के करौली जिले में बनाया जाएगा। उसके बाद चंबल नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो शिप्रा, बामणी नदी, आलन्या नदी, कुराल नदी, काली सिंध नदी, मेज नदी, पार्वती नदी, चाकण तथा बनास नदी। दोस्तों ये हमारी चंबल की सहायक नदियां हैं, इनके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से उसको। तो पहली आ गई हमारी शिप्रा नदी। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। यानी कि मध्य प्रदेश में ये बहती है तथा चंबल नदी में मिल जाती है। शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित है, जो भारत में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है भारत में, तो वो उज्जैन नगरी है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारी नदी होगी बामणी नदी। यह चित्तौड़गढ़ जिले से निकलकर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए चित्तौड़गढ़ के भैंसरोगढ़ नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। जो बामणी नदी है वो निकलती तो चित्तौड़गढ़ से या अपने यहाँ से, फिर ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हुई वापिस चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोगढ़ नामक स्थान है, चित्तौड़गढ़ में हमने भैंसरोगढ़ स्थान है, वहां पे चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित भैंसरोगढ़ का किला जलदुर्ग का उदाहरण है, जो राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान रखें, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है, तो भैंसरोगढ़ के किले को कहा जाता है। भैंसरोगढ़ का किला जो किसका उदाहरण है, जलदुर्ग का उदाहरण है। और ये किन कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है, ये चंबल बामणी नदियों के संगम पर स्थित है। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है, जो भैंसरोगढ़ में स्थित है। यानी कि चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है, तो ये भी कहां स्थित है, भैंसरोगढ़ में। भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ में। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा चूलिया जलप्रपात, जो कि भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोगढ़ के समीप ही बाडोली शिव मंदिर स्थित है। नेक्स्ट हमारी नदी हो जाएगी आलनिया नदी। जो आलनिया नदी है, इस नदी पर आलनिया परियोजना कोटा जिले में स्थित है। यानी कि आलनिया नदी पर हमारी आलनिया परियोजना बनी हुई है कोटा में। नेक्स्ट है कुराल नदी। यह भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में प्रवाहित होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। यानी कि जो कुराल नदी है वो निकलती भीलवाड़ा से तथा वहां से प्रवाहित होती हुई बूंदी में वापस चंबल से मिल जाती है। नेक्स्ट नदी आ जाती है हमारी मेज नदी। मेज नदी भीलवाड़ा व बूंदी में प्रवाहित होते हुए चंबल में मिल जाती है। यानी ये भी भीलवाड़ा व बूंदी में प्रवाहित होते हुए चंबल में मिल जाती है। मेज नदी बूंदी जिले में कनक सागर दुगारी झील से होकर प्रवाहित होती है तथा इस झील के समीप ही लोक देवती तेजाजी का एक प्रमुख मंदिर स्थित है। तो लोक देवता तेजाजी का जो एक प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है, मेज नदी पर, तो वो हमारे कनक सागर या दुगारी झील से पास में स्थित है। और कनक सागर जो दुगारी जिले कहाँ स्थित है, तो ये बूंदी जिले में स्थित है। दोस्तों मेज नदी पर बूंदी जिले में गुड़ा परियोजना का निर्माण किया गया है। तो गुड़ा परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है, तो ये मेज नदी बूंदी में किया गया है। मेज नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है, उनमें है मांगरी डूंगरी गणेशी नाला पर। मेज नदी की सहायक नदी मांगरी डूंगरी गणेशी नाला पर बूंदी में गरदड़ा परियोजना का निर्माण किया गया है। यानी कि गरदड़ा परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है,
तो यह बूंदी में किया गया। मांगरी, डूंगरी तथा गणेश नीला की जो गणेशी नाला जो बूंदी में जो अपनी मेज नदी की सहायक नदियां हैं उन पर निर्माण किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी आती है चाकण नदी। चाकण नदी बूंदी से निकलकर कोटा व सवाई माधोपुर में प्रवाहित होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। यानी कि जो चाकण नदी वो निकलती है बूंदी से, फिर कोटा व सवाई माधोपुर में प्रवाहित होती हुई चंबल में मिल जाती है दोस्तों। चाकण नदी पर चाकण परियोजना बूंदी जिले में निर्मित है। अब आती है हमारी काली सिंध नदी। जो काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। और जो काली सिंध नदी हमारी यहाँ से शुरू होती है, इसमें चोली मिलती है, चंद्रभागा मिलती है, आहू, कंतारी, पीपलाद, गागरोन ये सब मिलती है। और इधर से जो हमारी ये उजाड़ नदी मिलती है। तो ऐसे इसमें बहुत सारी नदियां मिलती है जो हम देखने वाले अभी। यह मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बागली गांव की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलती है हमारी काली सिंध नदी और राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है तथा कोटा में प्रवाहित होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी पर झालावाड़ जिले में काली सिंध परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसका नाम नया जो नाम है नया, उसका नाम नया कर दिया। उसका नाम कर दिया हरीशचंद्र सागर परियोजना। यानी कि हरीशचंद्र जो सागर परियोजना है वो उसी जो पहले चल रही थी काली सिंध परियोजना झालावाड़ में, उसी का नया नाम है। काली सिंध नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उनको देख लेते हैं हम। फर्स्ट हमारी हो जाएगी चोली नदी। झालावाड़ में इस नदी पर चोली परियोजना का निर्माण हुआ है। झालावाड़ में है यह और चोली परियोजना इस पर बनी हुई है। अगली है चंद्रभागा नदी। नदी के तट पर झालावाड़ जिले में झालरापाटन स्थित है। झालरापाटन कहाँ स्थित है? तो यह झालावाड़ में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? तो चंद्रभागा नदी के किनारे दोस्तों। झालरापाटन में चंद्रभागा नदी के तट पर चंद्रभागा पशु मेला भरता है। चंद्रभागा पशु मेला कहां भरता है? तो झालरापाटन झालावाड़ में भरता है। झालरापाटन में गोमती सागर के समीप गोमती सागर पशु मेला भरता है। गोमती सागर पशु मेला भी झालावाड़ में भरता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे आ जाती है आहू नदी। आहू नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवाहित होती हुई गागरोन में काली सिंध नदी में मिल जाती है। गागरोन होती हुई काली सिंध नदी में मिल जाती है। यानी कि जो आहू नदी है वो आती कहां से? तो ये मध्य प्रदेश से आती है, फिर झालावाड़ में गागरोन से मिलती है और गागरोन सिंध में मिल जाती है, काली सिंध में। आहू व काली सिंध आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित गागरोन का किला जलदूर का उदाहरण है। ये नदियों के संगम पर जो किले स्थित है दोस्तों, ये सारे जलदूर के उदाहरण होंगे, जल से गिरे हुए सारे। तो गागरोन का जो किला वो भी अपना जलदुर्ग है तथा यह काम ये किस नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो ये आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। आहू नदी पर झालावाड़ जिले में गागरोन परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ये भी कहाँ किया गया है? झालावाड़ में गागरोन परियोजना का निर्माण झालावाड़ में आहू नदी पर। आहू की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो है पीपलाद, रेवा, कंदारी नदियां। ये अब आहू की सहायक नदियां हैं। पीपलाद नदी पर झालावाड़ जिले में पीपलाद परियोजना का निर्माण किया गया है। रेवा नदी पर झालावाड़ जिले में रेवा पेयजल परियोजना का निर्माण किया गया है। ये सारी झालावाड़ की नदियां ही मतलब झालावाड़ में ही आ रहे हैं ये भी सब। और झालावाड़ में अपने सबसे ज्यादा बारिश होती है दोस्तों। आहू व उसकी सहायक कंदारी नदी जो पर झालावाड़ जिले में राजगढ़ परियोजना का निर्माण किया है। राजगढ़ परियोजना भी कहाँ है? तो ये भी झालावाड़ में है। उसके बाद है उजाड़ नदी। उजाड़ नदी पर झालावाड़ जिले में भीम सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। तो भीम सागर परियोजना कहाँ की परियोजना है? तो जालोर की है। उजाड़ नदी पर जालोर की सॉरी झालावाड़ की है तथा इस पर यह भी उजाड़ नदी पर बनाई गई है। उसके बाद परवन नदी। परवन जो नदी हमारी वो एमपी से निकलकर झालावाड़ व 12 जिलों में प्रवाहित होते हुए कोटा की सीमा के समीप काली सिंध नदी में मिल जाती है। यह भी एमपी से निकलती है और झालावाड़ 12 में बहती है। परवन नदी पर झालावाड़ जिले में मनोहर थाना परियोजना बनी हुई है तथा 12 जिले में परवन लिप्त नहर परियोजना बनी हुई है। परवन पर 2 परियोजना बनी हुई है। एक जो हमारी झालावाड़ में है वो है मनोहर थाना परियोजना तथा जो 12 में है वो है परवन लिप्त नहर परियोजना।
बारां जिले में परवन नदी के तट पर शेरगढ़ का किला स्थित है, जो कि जलदूर का उदाहरण है। यानी कि शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो वो अपने बारां में स्थित है दोस्तों। इसका प्राचीन नाम जो था वो था कोशवर्धन। यानी कोशवर्धन का किला किसका पुराना नाम है, तो शेरगढ़ के किले का ही पुराना नाम है, जो कि बारां जिले में स्थित है। बारां में परवन नदी परवन नदी जो है उस पर शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है से गुजरती है, जो सांपों की शरण स्थली कहते हैं। मतलब जो परवन नदी है वहीं पर, जो परवन नदी जहां से गुजरती है वो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से होती हुई गुजरती है, जो सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे सांप सबसे अधिक पाए जाते हैं। परवन की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो छापी तथा काली खाट है। यह परवन की मुख्य सहायक नदियां हैं। छापी नदी पर छापी परियोजना झालावाड़ में निर्मित है तथा कालीघाट एवं परवन नदी के संगम पर स्थित मनोर थाना का किला झालावाड़ जलदूर का उदाहरण है। मनोर थाना का किला कहाँ स्थित है, झालावाड़ में, तथा ये भी जलदूर का उदाहरण है, क्योंकि कालीघाट एवं परवन नदी के संगम पर स्थित है। ये भी एक नोट है यहाँ पे, चंबल नदी के किनारे धौलपुर जिले में स्थित शेरगढ़ का किला जलदूर का उदाहरण है। यानी कि चंबल नदी पर भी जो धौलपुर जिले में स्थित शेरगढ़ का किला है वो जलदूर का ही उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बनास नदी। बनास नदी इसे वर्णांशा तथा वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। तो वर्णाशा या वशिष्ठी नदी को कौन सी नदी को कहा जाता है, तो वह बनास नदी को कहा जाता है। यह पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि 480 किलोमीटर है। यानी कि अब सबसे लंबी नदी अपने यहाँ चंबल है, लेकिन चंबल मध्य प्रदेश में बहती है तथा राजस्थान में बहती है। तो जो पूर्णतः जो सिर्फ राजस्थान में यानी कि सिर्फ अपने यहाँ बहती है वो कौन सी है, तो वो बनास नदी है। बनास नदी सिर्फ अपने यहाँ बहती है, इसके अलावा कहीं नहीं बहती है। इसकी सबसे लंबी जो सबसे लंबी नदी अपने यहाँ की, और इसकी लंबाई जो है वो 480 किलोमीटर है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी, सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, तो वो बनास नदी है दोस्तों। बनास नदी का प्रमुख अपवाह क्षेत्र टोंक जिले में है। सबसे अधिक जो अपवाह क्षेत्र है वो कहां पे बनास का, तो वो टोंक में है दोस्तों। बनास के उद्गम की बात कर लें तो बनास का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों राजसमंद से होता हुआ चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में प्रवाहित होती है, रामेश्वर घाट में चंबल से मिल जाती है। यानी कि जो अपने बनास का जो उद्गम है वो कहां होता है, तो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है दोस्तों। और यह चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक तथा सवाई माधोपुर होती हुई रामेश्वर घाट में चंबल से मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बनास नदी के तट पर राजसमंद, ठीक है। बनास नदी के तट पर राजसमंद जिले में नाथद्वारा स्थित है, जहां श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। यानी श्रीनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है, ये नाथद्वारा में स्थित है तथा यह राजसमंद नाथद्वारा में उपस्थित है, जहां वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यानी कि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है, तो वह अपने ये नाथद्वारा में स्थित है दोस्तों। चैती गुलाब, चैती गुलाब के बारे में एक परिभाषा है, हम पढ़ लेते हैं। चैती गुलाब क्या होता है, इसे दशमक गुलाब भी कहा जाता है। चैती गुलाब को और किस नाम से जाना जाता है, दशमक गुलाब के नाम से। चैत्र माह में उगने के कारण इसे चैती गुलाब कहा जाता है। तो चैती गुलाब का चैती नाम होने के पीछे क्या कारण है, यह कारण है कि चैत्र माह में उगता है, तो इसका नाम पड़ गया चैती। इसका उत्पादन जो किया जाता है वो राजसमंद जिले में खमनोर व नाथद्वारा में किया जाता है। यानी कि जो खमनोर का इलाका और नाथद्वारा का जो इलाका है वहीं पर चैती गुलाब का उत्पादन किया जाता है। बनास नदी के तट पर राजसमंद जिले में गिलुंड की सभ्यता, जो कि ताम्रयुग की सभ्यता थी, उसका विकास हुआ था। यानी कि बनास नदी के तट पर ही गिलुंड सभ्यता, जो कि एक ताम्रयुगीन यानी तांबे के युग के जो एक सभ्यता थी, उसका विकास हुआ था। बनास नदी पर राजसमंद जिले में नंद समंद परियोजना, टोंक जिले में बीसलपुर परियोजना तथा सवाई माधोपुर जिले में ईशरदा परियोजना का निर्माण किया गया है। बनास नदी द्वारा निर्मित त्रिवेणी संगम, पहला है बनास, बेड़च, मेनाल, इन तीनों नदियों का जो त्रिवेणी संगम है, भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ तहसील में बिगोद नामक स्थान पर
बनास बेड़ज मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। यानी कि बनास बेड़ज मेनाल का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर होता है, तो यह भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ तहसील है, उसमें एक स्थान है बिगोद, वहां पे इसका त्रिवेणी संगम होता है। नेक्स्ट है बनास खारी व डाई का त्रिवेणी संगम। टोंक जिले की देवली तहसील में राजसमंद नामक राजमहल नामक स्थान पर बनास खारी व डाई का त्रिवेणी संगम होता है। उसके आगे है चंबल बनास सीप। चंबल बनास तथा सीप सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर घाट में इन नदियों का संगम होता है। यानी कि जो हमारी चंबल बनास तथा सीप है, इनका जो संगम होता है वो कहाँ होता है, तो वह रामेश्वर घाट में होता है, जहां पर बनास नदी चंबल से मिल जाती है। बनास की मुख्य सहायक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं अब हम। बनास की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो है आयड़, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई, डील तथा मोरेल नदी। सबसे पहले है हमारी आयड़ नदी। यानी कि जो आयड़ है उसको बेड़स नदी भी कहा जाता है। यह उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तथा उदय सागर उदयपुर जिले में गिरने के बाद इसका नाम बेड़स के नाम से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में प्रवाहित होती हुई बिगोद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। यानी कि जो आयड़ नदी है वह उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तथा उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़ज के नाम से, जो पहले आयड़ नदी के नाम से चल रही थी, वो बेड़ज के नाम से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा होते हुए बिगोद नामक स्थान पर बनास से मिल जाती है। दोस्तों, उदयपुर में तथा आयड़ नदी के किनारे पर बसी हुई है, जो कि एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। जो हमारी आयड़ सभ्यता है वो कहाँ पे है, तो वो उदयपुर में है तथा यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। दोस्तों, बेड़ज नदी पर चित्तौड़गढ़ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्थान स्थित है, जिसमें एक है अकोला, जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है, तो वो अकोला है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। दूसरी है नगरी। यहां जिन नगरी का पूरा एक नाम और है, माध्यमिका भी कहा जाता है इसको। यहां प्राचीन शिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए। तो प्राचीन शिवी जनपद के सिक्के कहां प्राप्त हुए, तो वह हमारे नगरी या मध्यमिका में प्राप्त हुए, जो कि चित्तौड़गढ़ में उपस्थित है। दोस्तों, बेड़ज नदी पर चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध का निर्माण किया गया है। तो बेड़ज नदी पर चित्तौड़गढ़ में कौन से बांध का निर्माण किया गया है, गोसुंडा बांध का। बेड़ज की सहायक नदियां, बेड़ज की जो सहायक नदियां है, गंभीरी, गंभीरी एवं बेड़ज के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला निर्मित है। इस पर गंभीरी परियोजना का निर्माण हुआ है। दूसरी जो है वो है गुजरी नदी। गुजरी परियोजना बनी हुई है इस पे चित्तौड़गढ़ में। ओराई नदी, ओराई परियोजना चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। वागन नदी, वागन परियोजना ये भी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। दोस्तों, उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम मेनाल नदी की। जो हमारी मेनाल नदी है, इस पर मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा जिले में चित्तौड़गढ़ की सीमा के समीप ऊपरमाल पठार पर स्थित है। यानी कि मेनाल जलप्रपात जो है वो कहां पर उपस्थित है, तो वह भीलवाड़ा जिले में चित्तौड़गढ़ की सीमा के समीप ऊपरमाल पठार पर निर्मित है। बिगोद नामक स्थान पर यह बनास व बेड़ज से मिल जाती है। कोठारी नदी, यह दिवेर जो राजसमंद में उपस्थित है, यह दिवेर से निकलकर भीलवाड़ा होती हुई बनास में मिल जाती है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध का निर्माण किया गया है। तो मेजा बांध का निर्माण कहां किया गया है, तो यह भीलवाड़ा में किया गया है तथा मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, कोठारी नदी पर। मेजा बांध की पाल पर मेजा पार्क ग्रीन माउंट विकसित किया गया है। यानी कि मेजा बांध की पाल पर मेजा पार्क बनाया गया है, जिसे ग्रीन माउंट के नाम से भी जाना जाता है। कोठारी नदी के तट पर भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता मिली है, जो कि पाषाण युगीन सभ्यता थी।
उसके बाद खारी नदी, खारी नदी बिजराल की पहाड़ियों राजसमंद से निकलकर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में प्रवाहित होती हुई राजमहल नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। यानी कि जो खारी नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो वो बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, तथा ये कहाँ पर मिल जाती है बनास नदी में, तो ये राजमहल नामक स्थान पर मिल जाती है। खारी नदी पर भीलवाड़ा में खारी बांध परियोजना बनी हुई है तथा अजमेर में नारायण सागर परियोजना बनी हुई है दोस्तों। खारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में आसीन स्थान है जहां सवाई भोज का मंदिर निर्मित है। तो सवाई भोज का मंदिर कहां निर्मित है, तो ये भीलवाड़ा आसीन में निर्मित है दोस्तों। खारी की मुख्य सहायक नदी मानसी पर भीलवाड़ा में अंडवान बांध निर्मित है। अंडवान बांध कहां निर्मित है, यह भीलवाड़ा में निर्मित है तथा मानसी नदी पर निर्मित है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है डाई नदी, अजमेर से निकलकर टोंक में प्रवाहित होती हुई राजमहल नामक स्थान पर बनास से मिल जाती है दोस्तों। यानी कि जो डाई नदी है वो कहां से निकलती है, तो वो अजमेर से निकलती है। ये भी बिगो राजमहल में बनास नदी से मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी नदी है डील नदी। डील नदी के किनारे टोंक जिले में, डील नदी के किनारे टोंक जिले में रेड सभ्यता, जो कि लोह युगीन सभ्यता थी, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड सभ्यता जो थी टोंक जिले की, उसे कहा जाता है। मोरेल नदी, मोरेल नदी जयपुर से निकलकर दौसा व सवाई माधोपुर में होती हुई करौली की सीमा के समीप बनास नदी में मिल जाती है। तो जो हमारी मोरेल नदी है वो जयपुर से निकलती है तथा दौसा व सवाई माधोपुर होती हुई करौली की सीमा के समीप बनास नदी में मिल जाती है दोस्तों। सवाई माधोपुर में मोरेल बांध का निर्माण किया गया है। मोरेल की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो है ढूंढ तथा कालीसील नदी। ये दोनों मोरेल की सहायक नदियां हैं। ढूंढ नदी जो है, ढूंढ नदी जयपुर व दौसा जिलों में प्रवाहित होती है। जो ढूंढ है वो ढूंढार क्षेत्र में होती है, यानी कि जयपुर व दौसा जिलों में होती है, तथा इस पर जयपुर में कानोता बांध का निर्माण किया गया है। कानोता बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध कौन सा है, तो कानोता बांध है। और कानोता बांध कहां है, तो यह ढूंढ नदी पर है, जयपुर में। सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करने वाला या सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध पूछा जाए तो कौन सा बांध बताओगे, कानोता बांध। नेक्स्ट नदी हमारी हो जाएगी कालीसील नदी। कालीसील नदी यह अधिकांश करौली जिले में ही प्रवाहित होती है तथा इस पर कालीसील परियोजना का निर्माण किया गया है। कालीसील नदी करौली जिले में ही प्रवाहित होती है तथा नदी के किनारे पर केला देवी का मंदिर स्थित है। यानी कि केला देवी का मंदिर कहां स्थित है, तो कालीसील नदी पर स्थित है। कालीसील नदी कहां प्रवाहित होती है, तो करौली जिले में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट जो हमारी नदी होगी वो है पार्वती नदी। पार्वती नदी यह मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के सेहोर क्षेत्र से निकलकर राजस्थान के 12 जिले में प्रवेश करती है। यानी कि जो पार्वती नदी है वो कहां से निकलती है, तो मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी उपस्थित है वहां से निकलती है तथा सेहोर क्षेत्र से निकलकर राजस्थान के 12 जिले में प्रवेश करती है। कोटा व मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। जो हमारी पार्वती नदी है वो लास्ट में चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, तो ये है विलास नदी, जिस पर बिलास परियोजना कोटा में बनाई हुई है। बेंथली नदी जिस पर बेंथली परियोजना बनी हुई है 12 में। अंधेरी नदी जिस पर अंधेरी परियोजना बनी हुई है 12 में, तथा हथियारेह नदी इस पर हत्यादेह नदी
इस पर हत्या देह परियोजना बनी हुई है, यह भी 12 में उपस्थित है दोस्तों। तीसरी है हमारी गंभीर नदी, यह करौली जिले से निकलकर वो सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर में बहती हुई यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। यानी कि जो हमारी गंभीर नदी है वो करौली जिले से निकलती है तथा वहां से होती हुई माधोपुर यानी सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर में बहती हुई यूपी में यमुना से मिल जाती है। इसके तट पर करौली जिले में श्री महावीर जी का मंदिर तथा भरतपुर में खानवा स्थान स्थित है। यानी कि दो स्थान है, एक महावीर जी तथा दूसरा है खानवा। ये दोनों करौली जिले में इस नदी के तट पर ही स्थित है दोस्तों। महाराज सूरजमल के द्वारा गंभीर नदी पर भरतपुर में अजान बांध का निर्माण करवाया गया था, जिसके द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जलापूर्ति की जाती है। भरतपुर जिले में अपना क्या उपस्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उपस्थित है। तथा ये किसके द्वारा करवाया गया? यहाँ पे अजान बांध जो बनाया हुआ है, अजान बांध, वो किसके द्वारा निर्मित है? तो महाराज सूरजमल द्वारा गंभीर नदी पर बनवाया गया था भरतपुर में, और इससे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल की आपूर्ति की जाती है। इसकी सहायक नदियां जो हैं वो है गंभीर नदी की पांचना व पार्वती नदी। पांचना नदी देख लेते हैं दोस्तों। पांचना जो नदी है ये 5 नदियों की संयुक्त धारा है। 5 नदियों की संयुक्त धारा होने के कारण इसका नाम क्या? पांचना, जिन पर करौली में पांचना बांध का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध कौन सी नदी पर उपस्थित है? पांचना नदी पर। तथा इस बांध का क्या नाम है? पांचना बांध। पांचना में भद्रावती, भैंसावत, बरखेड़ा, अटा, माची नदियां सम्मिलित की जाती है। यानी कि पांचना में जो 5 नदियां वो कौन कौन सी है? तो वो अपनी है भद्रावती, भैंसावत, बरखेड़ा, अटा तथा माची। ये 5 नदियां मिलकर पांचना बनती है। उसके बाद भद्रावती नदी पर करौली में चूली देह परियोजना का निर्माण किया गया है। तो चूली देह परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? तो करौली में किया गया है। कौन सी नदी पर? भद्रावती नदी पर। पार्वती पर धौलपुर में पार्वती बांध निर्मित है। यानी पार्वती बांध का निर्मित है धौलपुर में। नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है बाणगंगा नदी। बाणगंगा, इससे बाणगंगा को अर्जुन की गंगा तथा ताला नदी भी कहा जाता है। यानी कि अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? बाणगंगा नदी को। यह जयपुर में बेराट की पहाड़ियों से निकलकर दौसा व भरतपुर में प्रवाहित होती यूपी में चली जाती है। तो बाणगंगा कहां से निकलती है? तो यह जयपुर में बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा नदी पर जो बांध बने हुए हैं वो है जयपुर में रामगढ़ बांध तथा दौसा में कालाको बांध। यह एक रुंडित नदी यानी कि मिसपीट नदी का उदाहरण है। रुंडित नदी का अर्थ है कभी बहती है कभी नहीं बहती है, ऐसी नदी है। बाणगंगा नदी के तट पर बेराट में बाणगंगा मेला भरता है। बाणगंगा मेला कहां भरता है? तो यह बेराट में भरता है। बेराट नदी पर बेराट में मेला भरता है और यह बाणगंगा नदी पर भरता है। तो ये जो आज की हमारी नदियां हैं ये सारी नदियां हो गई जो हमारी गिरती है इसमें। ये आज की जो हमारी नदियां हैं ये इसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गई। नेक्स्ट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो गई। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो हम पढ़ने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां दोस्तों। उसके बाद अगली क्लास होगी हमारी आंतरिक अफवाह वाली नदियां। धन्यवाद दोस्तों।